So, welcome students to my channel नीट JEE फाउंडेशन क्लासेस. सो कल हमने फ्रिक्शन पढ़ा. फ्रिक्शन क्या एक्चुअली है, फ्रिक्शन क्या कौन सा फोर्स है, इसके दो टाइप्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन इसके दो और स्टैटिक फ्रिक्शन. और ये फ्रिक्शन क्या है, ये फ्रिक्शन एक्चुअली दिस फ्रिक्शन इज एक्चुअली ए कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. जब ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, और एक दैट्स कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स. फॉर एग्जाम्पल फिर मैंने एक एग्जाम्पल दे दी थी, राइट. अगर ये एक टेबल है, राइट, अगर ये एक टेबल है तो इस पे जब हम एक ब्लॉक रखते हैं, जब इस पे फोर्स एक अप्लाई होता है F, तो ये ब्लॉक, दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू मूव. सो इस ब्लॉक में एक टेंडेंसी आती है मूव करने की, लेकिन ये मूव करने के लिए इसको मूवमेंट आने में कोई एक फोर्स एक्ट होता है इस फोर्स के अगेंस्ट में. दैट फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन. सो जब भी हम बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है, दैट्स कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन. अब ये मतलब ये जिसको अपोज कर रहा है, मतलब अब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, दिस फ्रिक्शन कैन बी स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन. ये स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक इस पे अप्लाई होता है जब तक इस बॉडी में मूवमेंट नहीं आती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, राइट. अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये तब तक बढ़ेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक बढ़ेगा जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं, और ये तब तक बढ़ेगा अप टू सम लिमिट, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन. और उस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद इस फ्रिक्शन में इस ब्लॉक में मोशन आएगी. तो इस ब्लॉक में आप मोशन आएगी, जब इस ब्लॉक में मोशन आ जाएगी, जब इस ब्लॉक में मोशन आएगी तब इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट. दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन व्हिच इज अलोंग द टेंजेंट to the surface of contact between the block and the surface. So यही that's what's called the kinetic friction, static friction. और ये जो static friction का है, ये था इसका to mu s into m, where mu s is the coefficient of the static friction and n is the normal. ये normal कौन सा है, n is the normal reaction, right. So इनके बीच में जो contact force है, ये जो normal reaction है. और ये जो kinetic friction होता है, kinetic friction is also equal to mu k into m, where n is the normal reaction. अब there are some laws of static friction, right. अब ये जब स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें आता है, तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू आता है, राइट. इस स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू आता है, इस स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू आता है. और ये जब तक ये फोर्स, जब ये फोर्स बढ़ जाएगा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगी अप टू सम लिमिट. उस लिमिट के बाद, उस लिमिट को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. उस लिमिट के बाद ये फोर्स इसको मूव कराने की कोशिश करेगा, दैट्स कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. और आज हम लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ते हैं. लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट. सो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ये जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, द डायरेक्शन of limiting friction, ये जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है, ये the direction of limiting friction is along the surface of the contact, is along the surface of the contact, is along the surface of the contact, is along the surface of the contact. The direction of limiting friction is along the surface of the contact. अब ये आ गया दूसरा, ये पहला लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लिमिटिंग इज ऑलवेज अपोजिट टू व्हिच इज मोशन टू इज अलोंग द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड इज अपोजिट टू द मोशन एंड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन एंड इज अपोजिट टू द, और उस डायरेक्शन के अपोजिट में है जिस डायरेक्शन में ये टेंडन कर रहा है वो मूव करने की, and is opposite to the direction of motion, and is opposite to the direction of motion in which it has a tendency to move, and is opposite to the direction, in which the block has tendency to move. ये पहला लॉ था. तो सेकंड लॉ क्या है इसका, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये टेंजेंशियली टू द टू सरफेस होते हैं. ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है,
दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट इज टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. Limiting friction is tangential to the surface of contact, This limiting friction is tangential to the surface of contact. अब थर्ड वाला क्या है इसमें, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल है. बिकॉज जैसे कि मैंने बता दिया यहाँ पे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज इक्वल टू म्यू एस एंड इट इज लेस आर इक्वल टू म्यू एस एन. सो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से ही निकलता है. तो इट मींस ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल कंपोनेंट है. द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज limiting friction is proportional to the normal, normal reaction. Limiting friction is proportional to the normal reaction. So fourth वाला क्वेश्चन है, is normal to the normal is limiting friction proportion. जो limiting friction है it is proportional to the normal reaction. ये फोर्थ वाला क्या है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स upon the nature of the material of the contact surface. Depends on the nature of the material of the surfaces, nature of the material of surfaces in contact. ये इस पे डिपेंड, surfaces in contact. तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये डिपेंड करता है किस पे, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट. ये जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला क्या है इसका, फिफ्थ ला क्या है इसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज limiting friction is independent of the area of the contact, तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये डिपेंड नहीं करता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. सो ये है कुछ लॉ लिमिटिंग फ्रिक्शन के. तो फर्स्ट वाला लॉ क्या मैंने लिख दिया कि जो डायरेक्शन ऑफ ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है, इसकी डायरेक्शन अलोंग द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट रहता है. और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये हमेशा रहती है अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में रहती है ऑलवेज, इन विच द बॉडी हैज टेंडेंसी टू मूव. जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करना चाहता है उस डायरेक्शन तो उसी डायरेक्शन के अपोजिट में इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है. तो सेकंड वाला मैंने क्या बता दिया, दिस इज टेंजेंटल टू द सरफेस. ये जो फ्रिक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे ऐसा है, राइट, फॉर एग्जांपल अगर ये कर्व ऐसी है यहाँ पे, राइट, ये फॉर एग्जांपल तो ऐसा है, टेंजेंशियली है, राइट, ये टेंजेंशियली है, टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. तो ये टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस है. ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट्स टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. सो इट्स लाइक दैट, राइट. सो
तो ये टेंजेंट द कॉन्टैक्ट सरफेस है। अब थर्ड वाला क्या है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट इज प्रपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, ये इट इज प्रपोर्शनल, बिकॉज मैंने पता ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन में से निकलता है। इट इज इक्वल टू म्यू एस ऑफ म्यू एस इंटू एन। सो ये है ना स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन निकलता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज एज द नॉर्मल रिएक्शन, जितना ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगा तो उसी पे डिपेंड करता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इस प्रपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन, जितना नॉर्मल रिएक्शन रहेगा तो उतना ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन भी रहेगा। और चौथा वाला क्या है इसमें, तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये डिपेंड करता है ये जो टू सरफेसेस है जो कांटेक्ट में है, विच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ये उस मटेरियल पे डिपेंड करता है, राइट। जैसे कि किसी में बम्पस नीचे ऊंचे ऊपर होते हैं तो उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट इज नॉट डिपेंडेंट, इट डजंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कंटैक्ट। आप ये समझते होंगे कि जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, जितना दो सरफेसेस जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, जितना उनके बीच में ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा। नो, इट इज नॉट डिपेंडेंट on the area of the contact, so it is not dependent on the area. So these are the limiting values of the, sorry, these are the laws of the limiting friction. These are the laws of the limiting friction, right? So अब इसके बाद है और एक law, now इसके बाद हम laws of kinetic friction पढ़ते हैं। laws of kinetic friction, laws of, अब इसके बाद हम laws of, हाँ, तो लिहाजा अब हमारे पास और एक फ्रिक्शन जो हमने कल पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन तब एग्जिस्ट होती है जब ये बॉडी एक स्लाइड करती है, जब बॉडी की मूवमेंट आती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, तब जाके इस बॉडी की फ्रिक्शन आती है, दैट्स कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन उस समय भी ये फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे कि लास्ट कल मैंने बताया था इस क्लास में कि अगर ये एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक बॉडी है, राइट, तो जब भी इस पे एक फोर्स अप्लाई होता है यहाँ से, इन ए वे दैट ये अब यहाँ से मूव करने की कोशिश, अब यहाँ से मूवमेंट, तब जाके एक फोर्स आता है टेंजेंशियल, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इस काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स है, वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके दो टाइप्स है, वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, another one is one is sliding friction, another one is rolling friction, right, rolling friction। वन इज स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, जब भी ये बॉडी स्लाइड करेगा इस टेबल पे, तब जाके ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज कर रहा है, ये म्यूचुअली जो रिलेटिव मोशन अपोज कर रहा है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ये बॉडी इस पे स्लाइड कर रहा है अंडर एक्सटर्नल फोर्स, दैट्स कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दैट्स कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट। सो दैट्स कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसके बाद क्या होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हाँ, अब इसका और एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जब भी कोई गाड़ी रोड पे चलती है, when there is the rotational motion of the tire, for example ये वाली गाड़ी है, राइट, सॉरी, ये एक रोड पे चल रही है गाड़ी, ये है इस डायरेक्शन में चल रही है, राइट, तो देयर इज अ रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। सो ये दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अनदर वन इज rolling friction। Now I will discuss here, अब मैं यहाँ कुछ laws of kinetic friction पढ़ता हूँ, laws of kinetic friction, laws of kinetic friction, laws of kinetic friction, laws of kinetic friction, right, laws of kinetic friction or laws of sliding friction, sorry, laws of लॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये जो है लॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, पहला वाला लॉ क्या है, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये जो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपोजिट्स द अप्लाइड फोर्स। ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये अपोज कर रहा है, ये अपोज करता है, ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आती है तो ये अपोज करता है, ये अपोज करता है मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। द बॉडी व्हेन इट इज मूविंग ऑन ए सरफेस, तब जाके इसको एक फोर्स अपोज करता है, दैट्स कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वहां मैं लिख रहा हूं, मैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपोजेस, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपोजेस द अप्लाइड फोर्स, अपोजेस द
अप्लाइड फोर्स, ये पहला वाला। सेकंड वाला क्या है, फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction. That's what I'm saying here huh? So because यहाँ पे क्या मैंने बता दिया कि ये जो फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी से निकलता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन मींस दिस, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब थर्ड वाला जो है इसमें ये इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स ऑफ, हाँ ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट स्लाइडिंग friction is independent of the area of contact. तो ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है बिटवीन द, ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये डिपेंड नहीं करता है। आप समझते होंगे कि जितना एरिया है इस ब्लॉक, जितना एरिया कॉन्टैक्ट है, जितना एरिया इस सरफेस का है और इस सरफेस का, अगर ये एरिया ज्यादा है तो ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहेगा। नो, इट डजंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, डज नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब फोर्थ वाला क्या है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब एग्जिस्ट होती है, जब बॉडी की मोशन आती है, जब बॉडी स्लाइड करता है, जब बॉडी मूव करता है किसी अनदर बॉडी पे, तब जाके काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट होती है। बट दैट, अब जब ये बॉडी मूव कर रहा है किसी बॉडी के ऊपर, दैट मींस इसकी कुछ वेलोसिटी होती है, राइट। लेकिन ये काइनेटिक फ्रिक्शन उस वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि ये एरिया कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, वैसे भी ये बॉडी जो है वैसे भी ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जहां से स्लाइडिंग फ्रिक्शन निकलता है, ये वैसे भी ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। Sliding friction does not depend or independent. Okay, is independent on the velocity of the body. Is independent of the velocity of the body. Is independent on the velocity of the body. Sliding over another body. तो ये क्या मैंने बता दिया कि जब भी ये बॉडी स्लाइड कर रही है इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट होती है, राइट। तब जाके ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये इस बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये डिपेंड करता नहीं है किसके, इस एरिया पे ऑफ कांटेक्ट पे। अगर ये एरिया ज्यादा अगर ये कांटेक्ट एरिया ज्यादा रहेगा, ये तब मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई काइनेटिक फ्रिक्शन भी ज्यादा रहेगा। अगर ये एरिया कांटेक्ट कम होगा तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी कम होगा। इट डजंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ये दीज आर द लॉज ऑफ द लिमिट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो पहला वाला लॉ क्या है कि ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में रहता है। अगर मैं यहां से इस बॉडी को फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये अपोजिट में है इसके। तो ये पहला वाला लॉ। सेकंड वाला लॉ क्या है कि ये डायरेक्टली, जैसे कि मैंने कल बता दिया कि म्यू के एन, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के एन, वेयर के म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। सो ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कांटेक्ट। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन इस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, जितना एरिया मतलब
कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जितना एरिया है उन पे डिपेंड नहीं करता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और जब ये काइनेटिक फ्रिक्शन उस समय एग्जिस्ट होती है जब इस बॉडी की मूवमेंट आती है, वेलोसिटी आती है, और उस बॉडी की वेलोसिटी पे ये काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। सो दीज आर द लॉज ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इससे पहले भी मैंने क्या दिखा दिया, लॉज ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ आफ्टर दैट we'll switch so coefficient of static friction। जैसे कि अब हम यहाँ पे coefficient of static friction पढ़ते हैं। जैसे कि कल मैंने क्या लिखा था कि static friction is equal to mu s into, and that is the static friction, right? अब coefficient what is their mu s is the coefficient of here mu s। अब आज हम ये डिफाइन करते हैं, mu s is the coefficient of static friction। mu s is the coefficient of static friction, right? mu s the coefficient of static friction, that is अब ये जो static friction मैंने लिख दिया mu s into n, that means n is equal to, that means mu s is equal to fs upon n, that is the coefficient of static friction। so coefficient of static friction can be, तो यहाँ से हम static friction का जो coefficient है, coefficient of static friction हम define कर सकते हैं the ratio of static friction upon normal reaction। that's what we can do here। so for any two, so I can define this for any two surfaces in contact, it is the ratio of static friction, and normal reaction। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो यहां से which में जो मैंने लिख दिया mu s into n, where mu s the coefficient of static friction into n, that's normal reaction। so for any two surfaces in contact, ये जो two surfaces contact में है इनके बीच में जब स्टैटिक फ्रिक्शन आती है तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेशियो है बिटवीन द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज mu s is equal to fs upon n। so the value mu s depends upon the state of pollution। so the value of the force of static friction यहाँ मैं लिखता हूँ, the force of static friction Fs is equal to, ये जो स्टैटिक फोर्स का फ्रिक्शन है इट्स इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स से इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स, व्हेन अप्लाइड फोर्स स्मॉल इज इक्वल टू अप्लाइड। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे कि जब भी एक बॉडी क्या होती है, जब भी बॉडी एक को हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक फोर्स इसके अपोजिट में एक्ट होता है इस बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश, वो that is opposite to the force applied from outside, so that is called static friction। so ये static friction approximately होता है equal to the applied force, externally applied force, right? so it can have values, it can have value from 0 to f maximum। तो इस फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फ्रॉम 0 टू f मैक्सिमम हो सकता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन less or equal to f maximum, right? so it means that static friction
less or equal to mu s r, right? So mu s r, that is the static friction mu s r, right? So coefficient of static friction, so तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, तो coefficient of static friction हम क्या डिफाइन कर सकते हैं यहाँ कि it's the ratio between the static friction and the normal reaction, and it's a unitless, it doesn't have unit, because ये भी इसका भी न्यूटन यूनिट है, इसका भी यूनिट है, तो यूनिट कैंसिल, that is it doesn't have any unit, it has no unit, it's a pure ratio. This coefficient of static friction is a pure ratio, it doesn't have any unit, right? So after that now we will, अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है कि जैसे मैंने पढ़ा दिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब आती है, एग्जिस्ट कब होती है, जब भी एक बॉडी स्लाइड करती है, जब भी एक बॉडी स्लाइड करती है दूसरी बॉडी के ऊपर से, तब एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट होता है इन अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नली, उस वाली फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज करती है, ये हमेशा अपोज करती है किसको, मूवमेंट को, ये एक्सटर्नल फोर्स को, ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये अपोज करती है किसको, आउटसाइड फोर्स को, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो जैसे कि मैंने जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के, इट इज म्यू के इनटू एन, दैट मीन्स जैसे कि कल मैंने पढ़ाया था कि जब भी बॉडी मूव करती है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट होता है बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस। कब ये काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट होती है, जब बॉडी स्लाइड करती है इसके ऊपर, तो एक फोर्स, एक काइनेटिक फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट होता है किसके, आउटसाइड फोर्स जो इसको लगता है उसके अगेंस्ट में एक फोर्स एक्ट होता है, दैट्स कॉल्ड द kinetic frictional force, kinetic friction force, kinetic friction, that's called the kinetic friction, or this kinetic friction is opposite in direction to the direction of the force. अब Fk is equal to mu k, and so that means mu k is equal to Fk upon n. So it's the ratio of, so kinetic friction जो है, kinetic friction can be defined as the ratio of कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो बिटवीन द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द कोएफिशिएंट, इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो है, दैट गिव्स द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो इट मीन्स लाइक दैट। सो इसके बाद हम रेशियो करते हैं। सो अगर हम ऐसा कर देंगे म्यू एस अपॉन म्यू के, आई नो दैट म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट? म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे कि यहाँ पे है म्यू एस, एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू म्यू एस, एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू म्यू एस। सो इट मीन्स म्यू एस बाई म्यू के इज इक्वल टू एफ, जैसे कि एफ एस मैंने लिखा था लेस और इक्वल टू एफ मैक्सिमम इंटू म्यू एस। तो एफ मैक्सिमम अपॉन नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय म्यू के इज काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन एन। सो इट मीन्स म्यू एस अपॉन mu k is equal to F maximum upon n F kinetic friction. Normal cancel. So mu s upon mu k is equal to F max upon Fk. So this is the ratio of kinetic, this is the ratio of coefficient of static friction upon the coefficient of kinetic friction, which is equal to the maximum static friction upon kinetic friction, right? So but we know that static friction का जो maximum value होता है ms, that is maximum value of static friction, that's ms, maximum value of static friction is greater than kinetic friction, right? Kinetic
friction. So it means FMS upon FK is greater than 1. यहाँ भी डिवाइड FK कर दो, यहाँ भी डिवाइड FK कर दो, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा. जब सो इट मीन्स यहाँ पे है, इट मीन्स म्यू एस अपॉन म्यू के इज ग्रेटर देन 1. सो इट implies म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट. तो ये था आज जो हमने आज डिस्कस किया. तो आई विल अगेन रिपीट द होल क्लास. तो पहले हमने पढ़ा कि कुछ लॉज है लिमिटिंग फ्रिक्शन के, कुछ लॉज है, और फिर हमने पढ़े कुछ स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कुछ लॉज है, फिर हमने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर हमने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि ये जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होती है इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट. ये टेंजेंशियली रहती है टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट. स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन. और ये स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज इंडिपेंडेंट. स्टैटिक फ्रिक्शन इस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है. ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट डिपेंड्स ऑन, ये नॉर्मल पे डिपेंड करता है, ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है. और इट इज ऑलवेज, ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज टेंजेंशियली, इसकी डायरेक्शन जो है ये टेंजेंशियली रहती है टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट. फिर हमने लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा. लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या पढ़े हमने? काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हेनेवर देयर इज काइनेटिक फ्रिक्शन ईदर द बॉडी कैन स्लाइड ऑन द सरफेस और द बॉडी कैन रोल ऑन द सरफेस. जब ये काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट होती है तब ये तभी एग्जिस्ट होती है जब बॉडी स्लाइड होती है, जब बॉडी मूव करती है ऐसे किसी और एक बॉडी पे. अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसकी डायरेक्शन जो होती है काइनेटिक फ्रिक्शन वो हमेशा होती है अपोजिट टू द फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड. इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है. ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी यहाँ भी कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, अलबत्ता ये डिपेंड करते हैं नॉर्मल रिएक्शन पे. और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन आर पे. तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा हमने यहाँ पे, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा यहाँ पे हमने. तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हमने मतलब पढ़ा था कि जब ये म्यू एस होता है, अगर हम इस नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ ले लेंगे तो ये म्यू एस बन जाएगा एफ एस अपॉन एन. तो यहाँ से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन. और ये यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका यूनिट है नहीं. और फिर हमने similarly we have done the kinetic friction, we have done the coefficient of kinetic friction, we have tried to define the coefficient of kinetic friction which is like that mu k is called fk upon n. So जो fk upon n है, fk is the kinetic friction and is the normal reaction. So similarly here जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया वैसे हमने यहाँ भी डिफाइन किया कि ये जो coefficient of kinetic friction है it is a ratio. ये रेशियो किस किस के बीच में है? काइनेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में. फिर हमने रेशियो, फिर हमने इन दोनों को कंपेयर किया म्यू एस अपॉन म्यू के बीच में. म्यू एस एफ मैक्स बाई एन है, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस आर इक्वल टू एफ मैक्स म्यू एस. तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये लेस आर इक्वल टू होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन. फिर म्यू एस हमने ले लिया एफ मैक्स अपॉन एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन म्यू के डिवाइडेड बाय एफ के अपॉन एन. तो यहाँ से मैथमेटिकली अप्लाई करके वी हैव केम टू द कंक्लूजन दैट ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ kinetic friction. I hope that's all for today. Thank you. Please don't forget to subscribe my channel NEET JEE Foundation classes. Let's meet tomorrow. Allah Hafiz.